हमारी कहानी शुरू होती है एक बंदे से जिसका नाम है एक्सायो युअन। वो एक काफी सक्सेसफुल सीईओ है और एक ऐसी लाइफ जी रहा है जिसे ज्यादातर लोग बिल्कुल परफेक्ट कहेंगे। हैंडसम है, अमीर है, इंटेलिजेंट है और एक बहुत हाई पेड बिजनेस फैमिली से आता है। पार इस सब के बावजूद उसकी फैमिली को लगता है कि उसमें एक चीज की कमी है। वो ओवर द टॉप रोमांस नॉवेल्स के परफेक्ट डोमिनेटिंग सीईओ की तरह बिहेव नहीं करता। एक्सायो फैमिली में पीढ़ियों से सबको बेड बेड बिजनेस लीडर्स बनाने का भूत सवार रहा है। एक्सायो युअन के दादाजी सीईओ द, उसके पापा सीईओ द और ज़ेर है। सबको यही उम्मीद थी कि एक्सायो युअन सबका बाप बनेगा। उनके हिसाब से एक रियल सीईओ होने का मतलब सिर्फ कंपनी चलना नहीं था। उसका खड़ूस, घमंडी, हद से ज्यादा अमीर होना और हर लड़की को अपने प्यार में पागल करने की क्षमता रखना जरूरी था। एक्सायो फैमिली तो कुछ ऐसे अजीबोगरीब मोटोस पार जीती थी जैसे ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसा सॉल्व ना कर सके, अगर ना हो तो दुगना खर्च करो और पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो। इन्हीं बातों ने पूरी फैमिली की सोच को बनाया था और वो चाहते थे कि एक्सायो युअन भी इसी रास्ते पार चले। पार उनकी बदकिस्मती समझो, एक्सायो युअन को ऐसा इंसान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। घमंड दिखाने या लॉग के साथ बुरा बिहेव करने के बजाय यूज पलाइट, रिस्पॉन्सिबल और वार्म हार्टेड रहना पसंद था। उसका मानना था कि एक नॉर्मल लाइफ जीने और सबकी रिस्पेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसकी फैमिली ये बात मानने को तैयार हाई नहीं थी। उनका कहना था कि वो इस तरह का ओवरबियरिंग सीईओ इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि अभी तक यूज वो लड़की नहीं मिली जो उसकी जिंदगी बदलने के लिए हाई बनी है। और हाँ, रोमांस नॉवल के लॉजिक के हिसाब से वो लड़की कोई अमीर घर की तो हो नहीं सकती थी। नहीं, यूज कंपनी की कोई आम एम्प्लॉय होना चाहिए था। वो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती थी। पार उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक फरिश्ते जैसी होनी चाहिए थी। वो बेहद दयालु हो, हमेशा सबको माफ कर देती हो, दिल में कोई बुरा ना रखती हो और लोगों की भी मदद करने को तैयार हो जो उसके साथ बुरा करते हैं। अगर वो कम के बाद सड़क के भटकते ह्यू कुत्ते बिल्लियों को रेस्क्यू करती हो तो सोने पे सुहागा। इन शॉर्ट, एक्सायो युअन की फैमिली चाहती थी कि यूज हर एक क्लीशे सीईओ रोमांस नॉवल की स्टेरियोटिपिकल हीरोइन से प्यार हो जाए। किस्मत का खेल देखो, इस बातचीत के कुछ हाई वक्त बाद एक्सायो युअन सच में एक ऐसी लड़की से मिला जो इस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फिट बैठती थी। काम खत्म होने के बाद जब वो कंपनी के लॉबी से गुजर रहा था तभी अचानक कोई उसकी तरफ भागते हुए आया। इसे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो लड़की सीधा उससे टकरा गई। वो जोर से जमीन पार गिरी। जो गमला उसके हाथ में था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। ये देखकर एक्सायो युअन ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो यूज उठने में मदद कर सके। उसने पूरे दिल से इस एक्सीडेंट के लिए माफी मांगी और तुरंत ब्रोकन फ्लावर पॉट के पैसे डीन का ऑफर किया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही सबसे सही सल्यूशन था। लेकिन माफी एक्सेप्ट करने के बजाय अस लड़की ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। उसने घूरते हुए चिल्लाया, क्या अमीर लोगों को सच में लगता है कि पैसे से सब कुछ सॉल्व हो सकता है? मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे सॉरी बोलो। एक्सायो युअन फ्रोजन रह गया। उसने तो उठाते हैं सबसे पहले सॉरी बोला था। और सबसे बड़ी बात, क्या वो खुद सीधा आकार उससे नहीं टकराई थी? फिर भी ये सोचते हुए कि शायद लड़की ने पहली बार में सुना नहीं होगा, एक्सायो युअन ने बहुत पोलाइटली फिर से माफी मांगी। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए उसने अपना वॉलेट निकला और पूछा कि गमला कितने का था ताकि वो उसकी भरपाई कर सके। लड़की का रिएक्शन और भी ड्रामेटिक हो गया। उसने उसके वॉलेट को थप्पड़ मारकर गिरा दिया और फिर से चिल्लाई कि यूज उसका पैसा नहीं चाहिए। अस मोमेंट पार एक्सायो युअन बिल्कुल डेज्ड होकर यूज देखने लगा। अगर वो किसी रोमांस नॉवल का टिपिकल डोमिनेटिंग सीईओ होता तो शायद यही वो मोमेंट होता जब वो उसकी इस यूनिक पर्सनैलिटी पर फिदा हो जाता। वो कुछ ऐसा अजीब सोचता, इंटरेस्टिंग, ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। पार एक्सायो युअन इस टाइप का प्रोटैगनिस्ट नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक हाई बात आई कि ये लड़की पक्का पागल है। किसी फालतू के झंझट में नहीं पढ़ने के लिए या शायद उसकी इस अजीब बीमारी से बचने के लिए उसने चुपचाप अपना वॉलेट उठाया और जितना जल्दी हो सेक वहां से निकल गया।
जब एक्सायो फैमिली को पता चला कि क्या हुआ था, तो उन्हें समझ नहीं आया कि उनके बेटे ने अस परफेक्ट रोमांस नॉवल हीरोइन को बिल्कुल भाव क्यों नहीं दिया। ज़ाहिर था, उन्होंने गलत टाइप की लड़की चुनी थी। अगर एक इनोसेंट ऑफिस वर्कर से काम नहीं बना, तो शायद अब उन्हें किसी अमीर खानदानी लड़की की जरूरत थी। कुछ हाई वक्त बाद उन्होंने एक्सायो युअन के लिए एक हाई क्लास कॉकटेल पार्टी अरेंज की, जहां वो शहर की एक सबसे रिप्यूटेड यंग लेडी से मिलने वाला था। पार जैसे हाय एक्सायो युअन ने उसका पूरा नाम सुना, उसका वहां से भागने का मन करने लगा। उसका नाम इतना बड़ा और ड्रामेटिक था कि वो किसी रियल पर्सन का कम और किसी फैंटेसी नॉवल का टाइटल ज्यादा लग रहा था। उससे मिलने से पहले हाय एक्सायो युअन ये सोचे बिना नहीं रह पाया कि आखिर कैसे पेरेंट होंगे जो अपनी बेटी का ऐसा अजीबोगरीब नाम रखेंगे। फिर भी फैमिली के इतना फोर्स करने पर वो ना चाहते ह्यू भी इवेंट में चला गया। जब वो यंग लेडी फाइनली सामने आई, तो एक्सायो युअन के होश उड़ गए। इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने बाल साथ अलग अलग रंगों में डायकर रायदा अस रेनबो कलर्ड हेयर स्टाइल को देखकर एक्सायो युअन ने मन उसकी खोपड़ी स्कैल्प के लिए शोक मनाया। इस जमाने में जहां हजारों यंग प्रोफेशनल्स पहले हाई हेयर लॉस से परेशान हैं, वहां अपने बालों में इतना सारा केमिकल डाल लगाना सच में बहुत बेजिगर का काम था। रही बात इस लड़की की, तो वो बिल्कुल अनमिर्च मसले वाली इंटरनेट नॉवेल्स की हीरोइन जैसी लग रही थी। वो एलिगेंट थी, वो नोबल थी। कहा जाता है कि उसने टीनेज में हाई डॉक्टरेट कर ली थी। वो म्यूजिक, कैलीग्राफी, पेंटिंग और स्ट्रैटेजी में मास्टर थी। उसकी फोरहेड पर एक मिस्टेरियस रेड स्पाइडर लिली का निशान बना हुआ था, और कहते हैं कि जब भी वो हंसती थी, तो वो इतनी खूबसूरत लगती थी कि लोग एक्सपेक्ट करने लगते थे कि अभी हवा में फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगेंगी। शुक्र है एक्सायो युअन ने खुद से मजाक किया कि रियलिटी में अभी भी थोड़ी इज्जत बाकी थी। कोई फूल की पंखुड़ियां नहीं उड़ी, वरना दुनिया के सारे साइंटिस्ट्स फिजिक्स के लॉज पर हाई सवाल उठाने लगते। इस हद से ज्यादा परफेक्ट यंग लेडी के सामने एक्सायो युअन ने कामली सिर्फ एक हाई चीज कही, गुड बाय, और बिना एक भी शब्द बोले वो पैल था और वहां से निकल गया। उसकी फैमिली को तो जैसे हार्ट अटैक हाई आने वाला था। पहले उसने अस इनोसेंट ऑफिस वर्कर को रिजेक्ट किया, अब उसने इस बेहद टैलेंटेड अमीर खानदानी लड़की को भी रिजेक्ट कर दिया। आखिर एक्सायो युअन को किस तरह की लड़की चाहिए थी? बहुत सोच विचार करने के बाद एक्सायो फैमिली एक ऐसे तबाही भरे कंक्लूजन पार पहुंची। शायद उनके बेटे को लड़कियां पसंद हाई नहीं थीं। शायद एक्सायो युअन एक्चुअली गे था। उनका यह कंक्लूजन सुनकर एक्सायो युअन ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। साची बात तो यह थी कि यूज कभी किसी से सीरियस वाला प्यार नहीं हुआ था, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अगर उसकी फैमिली इस नतीजे पर खुद हाई कोड़ना चाहती थी, तो उसमें उन्हें सही करने की एनर्जी नहीं थी। पार यूज क्या पता था कि ये गलतफहमी तो एक और भी अजीब सफर की बस शुरुआत थी। जैसे हाई एक्सायो फैमिली को पूरा यकीन हो गया कि एक्सायो युअन को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अगर खूबसूरत फीमेल लीड्स उसका दिल नहीं जीत पाई, तो शायद आंसर था मर्द। ऑफ कोर्स सिर्फ इतना हाई काफी नहीं था। उनके दिमाग में एक्सायो युअन सबसे बेस्ट डिजर्व करता था, इसलिए उन्होंने एक ऐसे बंदे की तलाश शुरू कर दी जो क्लासिक रोमांस नॉवल के डेलिकेट मेल प्रोटैगनिस्ट के रोल में बिल्कुल फिट बैठता हो। ऐसी कहानियों के मुताबिक अस बंदे के पास एक ऐसी नजाकत और खूबसूरत होती जिसे देखकर लड़कियां भी एक बार को जेलस हो जाए। उसकी चमकती हुई रोने जैसी आंखें होती, सॉफ्ट चेरी रेड होंठ होते, और एक ऐसी इनोसेंट पर्सनैलिटी होती जिसे देखकर हर कोई यूज प्रोटेक्ट करना चाहे। ज़ाहिर है वहां एक विलन टाइप राइवल भी होता जो यूज हमेशा बुली करता, क्योंकि बिना थोड़े मेलोड्रामा के कोई रोमांस पूरा थोड़ी होता है। इन नॉवेल्स में ये भोले भाले यंग मैन अक्सर खुद को अस पावरफुल सीईओ के सामने बीबास पाते। वो रोट ह्यू हल्के से प्रोटेस्ट करते, पार कभी सच में रोकते नहीं। बाद में सारी गलतफहमियों और इमोशनल दर्द के बावजूद वो आखिरकार अस डोमिनेटिंग सीईओ को माफ कर देते और दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाता। कई रोमांस रीडर्स के लिए ये एक परफेक्ट लव स्टोरी मानी जाती थी।
पार एक्सायो युअन के लिए ये बिल्कुल बकवास थी। उसने अपने दिमाग में चीखते हुए सोचा, ये किस तरह का रिलेशनशिप है भाई? अगर दो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो नॉर्मल अडल्ट्स की तरह बात क्यों नहीं कर सकते, बजाय इसके कि बिना बात के एंडलेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फालतू का ड्रामा क्रिएट करें। अस ओवर ड्रामेटिक प्रोटैगनिस्ट के म्यूकेबल एक्सायो युअन को लगा कि सड़क पार चलने वाला कोई भी नॉर्मल इंसान के साथ निभाना बहुत आसान होगा। उसका ये बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट देखकर एक्सायो फैमिली और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उन्होंने यूज आइडियल विमेन से मिलवाकर देख लिया था। अब उन्होंने रोमांस नॉवल के परफेक्ट मेल लीड के बारे में भी सोच लिया था। फिर भी एक्सायो युअन को घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब उनके पास सिर्फ एक हाई झटका डीन वाली पॉसिबिलिटी बची थी। शायद एक्सायो युअनस डेलिकेट प्रोटैगनिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हाई नहीं था। शायद वो खुद हाई वो डेलिकेट प्रोटैगनिस्ट था। ये ख्याल एक्सायो फैमिली को किसी बिजली के झटके की तरह लगा। अगर ये सच था तो शुरुआत से हाई सब कुछ उल्टा चल रहा था। एक्सायो युअन को एक खड़ूस और डोमिनेटिंग सीईओ बनाने के बजाय शायद उन्हें यूजस मासूम और खूबसूरत कैरेक्टर के रूप में तैयार करना चाहिए था, जिसे कोई और चेस करेगा। हालांकि उनके लिए इस बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल था। पार उन्होंने जल्दी हाय खुद को समझा लिया कि हार मानने से तो अच्छा है कि बदलाव को अपना लिया जाए। क्योंकि एक रास्ता फेल हो चुका था तो वो बस दूसरा रास्ता चुनने वेल्दा। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सायो युअन का सामना किसी बिल्कुल हाय अलग बंदे से होना चाहिए। किसी स्वीट और इनोसेंट लव इंटरेस्ट के बजाय उन्होंने एक ऐसे बंदे की कल्पना की जो रिलेशनशिप को पूरी तरह डोमिनेट कर सके। एक ऐसा मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड बॉस जिसके आसपास हमेशा खतरे की वाइब रहती हो। हर एक क्लीशे नॉवल में ऐसा मर्द बेहद बेरहम, चालाक और ऐसा होता जिसे पंगा लेना नामुमकिन हो। यकीनन इस तरह का इंसान आखिरकार एक्सायो युअन के अंदर की रोमांटिक फीलिंग्स को जगह हाय देगा। पार उनकी बदकिस्मती। रियलिटी के प्लान्स कुछ और हायदा। कुछ दिन बाद एक और नॉर्मल वर्कडे खत्म करने के बाद एक्सायो युअन कंपनी के पार्किंग लॉट की तरफ चल दिया। जैसे हाय वो अपनी कार के पास पहुंचा, यूज लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। गाड़ी की साइड पर एक नया स्क्रैच लगा हुआ था। विंडशील्ड वाइपर के नीचे एक तरकीब से फोल्ड किया हुआ कागज का टुकड़ा रखा था। कार डैमेज करने के बाद भागने के बजाय आज जिम्मेदार इंसान ने वहां एक फोन नंबर और एक मैसेज छोड़ा था, जिसमें लिखा कि वो यूज कॉल करे ताकि कॉम्पेंसेशन, नुकसान की भरपाई के बारे में बात की जा सके। एक्सायो युअन ने एक पाल के लिए स्क्रैच को देखा और फिर एक ठंडी आ भरी। ये इतना बड़ा स्क्रैच नहीं था कि इस पर कोई तमाशा खड़ा किया जाए। एक कंपनी प्रेसिडेंट के रूप में वो रोजाना जिन हजारों प्रॉब्लम्स को हैंडल करता था, उसके सामने ये ना के बराबर था। फिर भी क्योंकि सामने वेल ने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन छोड़ने की जहमत उठाई थी, तो उसने कॉल बैक करने का सोचा। जैसे हाई फोन कनेक्ट हुआ, एक्सायो युअन ने बहुत पोलाइटली बात की। उसने समझाया कि नुकसान ज्यादा नहीं है और रिपेयर्स के लिए पैसे डीन की कोई जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से ये मामला यही खत्म हो सकता था। एक पाल के लिए कॉल पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी तरफ के आदमी ने एक ठंडी और मजाक उड़ते हुए हंसी। उसकी आवाज में हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल वैसे जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि हर कोई यूज तुरंत पहचान है लेगा। पूरे घमंड के साथ उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? ये शब्द सुनकर एक्सायो युअन बिल्कुल खामोश हो गया। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अपने फोन को घूरते रह गया। उसके दिमाग में एक साथ कई सारे सवाल आ गए। ये बंदा है कौन? ये किसी एक्शन मूवी के फाइनल विलन की तरह क्यों बात कर रहा है? और सबसे जरूरी बात, कोई ये कैसे सोच सकता है कि एक अनजान इंसान सिर्फ इसलिए उसकी आइडेंटिटी जान जाएगा क्योंकि उसने किसी की कार पर स्क्रैच मार दिया है? बिना रियलाइज किए एक्सायो युअन एक बार फिर एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था जो रियल लाइफ कम और अन अजीबोगरीब नॉवेल्स जैसी ज्यादा लग रही थी, जिसे उसकी फैमिली इतना पसंद करती थी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? जैसे हायस आदमी के मुंह से ये शब्द निकले, एक्सायो युअन तुरंत समझ गया कि ये बिल्कुल वही ड्रामेटिक लाइन है जो सिर्फ अन सस्ते डोमिनेटिंग सीईओ नॉवेल्स में होती है। इसे पहले कि वो कुछ रिस्पॉन्ड कर पाता, कॉलर ने खुद हाय अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। पता चला कि वो बंदा एक बदनाम माफिया बॉस था
जिसका दबदबा अंडरवर्ल्ड और लीगल बिजनेस वर्ल्ड दोनों में था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते ही उसने एक्सायो युअन से कहा कि वो अस डैमेज कार की चिंता छोड़ दे और बस उससे मिलने आ जाए। अस आदमी के हिसाब से अस जैसे बंदे के लिए नुकसान की भरपाई करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ज्यादातर लोग ऐसी इनविटेशन को तुरंत रिजेक्ट कर देते, पर एक्सायो युअन ज्यादातर लॉग ऑन जैसा नहीं था। सालों तक अपनी फैमिली के प्रेशर में रहने के बाद जो यूज एक परफेक्ट डोमिनेटिंग सीईओ बनाना चाहते थे, उसके अंदर अचानक एक क्यूरियोसिटी जागी। जैब उसके आसपास के सारे लोग हमेशा पावरफुल और ओवरबियरिंग मॉडर्न की बातें करते रहते हैं, तो शायद ये उसके लिए एक रियल लाइफ के ऐसे बंदे से मिलने का अच्छा मौका था। ये सोचते ह्यू कि एक बार देखने में क्या बुराई है, एक्सायो युअन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली। पर अफसोस, जैसे हाई वो अस सो कॉल्ड माफिया बॉस से मिला, एक्सायो युअन को समझ आ गया कि उसने एक बहुत हाई घटिया डिसीजन लिया था। और उन्होंने कार के स्क्रैच के बारे में ठीक से डिस्कस भी नहीं किया था कि बातचीत ने एक अजीब हाई मॉड ले लिया। अस माफिया बॉस ने कामली अनाउंस किया कि वो एक्सायो युअन को कैद इम्प्रिजन करना चाहता है। कुछ सेकंड्स के लिए तो एक्सायो युअन को सच में लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। वो तो यहां एक गाड़ी के नुकसान का हिसाब किताब करने आया था। ये बात अचानक कॉम्पेंसेशन से सीधा किडनैपिंग पार कैसे पहुंच गई? पलाइट रहने की कोशिश करते ही एक्सायो युअन ने साफ साफ कह दिया कि यूज ऐसे अजीबोगरीब शौक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कोई मासोकिस्ट नहीं था और यूज बॉन्डेज, सैडोमेसोकिज्म या अन अजीब फैंटसीज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी जो वो आदमी दिमाग में सोचे बैठा है। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ये बात यही खत्म हो जाती, लेकिन इसके बजाय वो माफिया बॉस ऐसे कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया जैसे सब कुछ बिल्कुल उसके प्लान के मुताबिक चल रहा हो। उसने डिक्लेयर किया कि एक्सायो युअन के ऑब्जेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हिसाब से एक बार जैब वो एक्सायो युअन को लॉक कर देगा तो वो अलग अलग तरह की इम्प्रिजनमेंट और बॉन्डेज से यूज धीरे धीरे सुधार देगा जैब तक कि वो पूरी तरह सरेंडर ना कर दे। आखिरकार एक्सायो युअन उसका पर्सनल खिलौना बन जाएगा और वो दोनों अपनी बाकी की जिंदगी प्यार, नफरत, दीवानापन और एंडलेस इमोशनल दर्द से भरी एक ड्रामेटिक रिलेशनशिप में कैद होकर बिताएंगे। ये भाषण बिल्कुल किसी ओवर द टॉप रोमांस नॉवल से कॉपी किया हुआ लग रहा था। अगर किसी को ऐसी मेलोड्रामेटिक कहानियां पसंद हो तो शायद यूज ये रोमांटिक लगता, पर एक्सायो युअन का सिर्फ एक हाई कंक्लूजन था। ये आदमी बिल्कुल पागल है। वो माफिया बॉस चाहे कितने भी कॉन्फिडेंस से बात क्यों ना कर रहा हो, एक्सायो युअन का किसी और के इस अजीब फैंटेसी का प्रोटैगनिस्ट बनने का कोई इरादा नहीं था। अन नॉवेल्स के कैरेक्टर्स के अपोजिट यूज कोई स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं था और ना हाय उसका ये मानना था कि किडनैपिंग किसी रिलेशनशिप को शुरू करने का एक सही तरीका है। एक्सायो युअन को इस तरह सीधे मना करते देख माफिया बॉस ने बातें करना बैंड करने का फैसला किया। बिना किसी वार्निंग के वो आगे बढ़ा। उसने एक हाथ से एक्सायो युअन की वेस्ट को पकड़ा और दूसरे से उसकी चिन थोड़ी उठाने की कोशिश की। जाहिर है वो यूज अपनी ताकत के बाल पार काबू करना चाहता था और अपने इस अजीब प्लान को पूरा करना चाहता था। पारस माफिया बॉस की बदकिस्मती, उसने गलत टारगेट चुन लिया था। एक्सायो युअन बचपन से हाई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहा था। हालांकि वो आमतौर पर प्रॉब्लम्स को शांति से सॉल्व करना पसंद करता था, पर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि कोई यूज किडनैप करने की कोशिश करे और वो चुपचाप खड़ा रहे। अगली हाई कुछ मोमेंट्स में बिल्कुल वही हुआ जो कोई भी दिमाग वाला इंसान एक्सपेक्ट करेगा। एक मैजलूम कैदी बनने के बजाय एक्सायो युअन ने पलटकर वार किया। वो घमंडी माफिया बॉस जो अभी कुछ देर पहले ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके इशारों पर चलती है, यूज उसने बहुत गंदे तरीके से पीट दिया जिसे वो कैद करने चला था। उसकी वो ड्रामेटिक एंट्री बिल्कुल बीजाटी के साथ खत्म हुई। वहां से निकलने के बाद एक्सायो युअन बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। उसकी फैमिली ने सालों लगा दिए यूज एक डोमिनेटिंग सीईओ बनाने में। जब वो फेल हो गया तो उन्होंने पता नहीं कैसे ये नतीजा निकल लिया कि यूज एक डेलिकेट रोमांटिक लीड बनना चाहिए। अब जब वो फाइनली एक ऐसे बंदे से मिला जो सच में अन नॉवेल्स के स्टेरियोटिपिकल डोमिनेटिंग लव इंटरेस्ट की तरह बिहेव कर रहा था, तो इस एक्सपीरियंस ने यूज पक्का यकीन दिला दिया कि ऐसे लोग सिर्फ फिक्शन में हाय अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। इस पॉइंट पर
एक्सायो युअन ने फाइनली प्यार ढूंढने का ख्याल पूरी तरह छोड़ दिया। रिलेशनशिप्स में पढ़ना बिल्कुल उसके बस का नहीं था। अगर रोमांस सिर्फ ऐसे अजीब फैंटसीज वेल संग के लॉग को अट्रैक्ट करता है, तो शायद उसके लिए हमेशा सिंगल रहना बेहतर था। प्यार के पीछे वक्त बर्बाद करने के बजाय उसने अपना पूरा ध्यान अपने करियर पार लगाने का फैसला किया। अगर उसकी इमोशनल लाइफ एक डिजास्टर बनने वाली थी, तो कम से कम वो बिजनेस में तो सक्सेस हासिल करे। इस फैसले के साथ एक्सायो युअन एक नई उम्मीद और पक्के इरादे के साथ अपने काम में जुट गया, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन और सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके। पार यूज क्या पता था, जिंदगी अभी उसके लिए एक और क्रूएल ट्विस्ट लेकर बैठी थी। जैसे उसने अपना पूरा फोकस सिर्फ काम पार लगाने का ध्यान बनाया, हॉस्पिटल से एक दहशतनाक खबर आई। एक्सायो युअन को एक टर्मिनल इलनेस, जानलेवा बीमारी डायग्नोज हुई थी। डायग्नोसिस मिलने के बाद एक्सायो युअन हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लिए चुपचाप बैठा रहा। बहुत देर तक उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ सक्सेस के आसपास बनी थी। वो यंग था, अमीर था और उसके सामने एक बहुत शानदार फ्यूचर था। उसने हमेशा यही सोचा था कि अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करने, खुद को बेहतर बनाने और अन चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए उसके पास बहुत वक्त होगा, जो उसने पहले कभी ट्राई नहीं की थी। पार अब अचानक सब कुछ बादल चुका था। एक जानलेवा बीमारी, इसकी तो एक्सायो युअन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी इस कंडीशन की रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद भी वो अपनी कंफ्यूजन को रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने पावरफुल सीईओएस के बारे में कई रोमांस नॉवेल्स पढ़ी थीं। ऐसी कहानियां थीं जहां सीईओएस को आम एम्प्लॉइज से प्यार हो जाता है। ऐसी कहानियां जहां सीईओएस अपनी फैमिली के खिलाफ लड़ते हैं। ऐसी कहानियां जहां सीईओएस सब कुछ खो देते हैं और फिर से एक जबरदस्त कमबैक करते हैं। ऐसी कहानियां जहां सीईओएस गलतफहमियों और दीवानापन से भरी ड्रामेटिक रोमांसेस में फंस जाते हैं। पार ऐसी सैकड़ों नॉवेल्स को छान मारने के बाद एक्सायो युअन ने एक बहुत हाई झटका डीन वाली चीज नोटिस की। एक भी ऐसी स्टोरी नहीं थी जहां एक हैंडसम और सक्सेसफुल सीईओ को अचानक कोई टर्मिनल इलनेस हो जाए। ज़ाहिर था कि अजीबोगरीब रोमांस नॉवेल्स की दुनिया की भी अपनी एक लिमिट थी। एक सीईओ किडनैप हो सकता है, एक सीईओ अपनी कंपनी खो सकता है, एक सीईओ किसी ड्रामेटिक लव ट्रायंगल में फंस सकता है। पार एक सीईओ किसी नाइलाज बीमारी से मर जाए, ये शायद उनके हिसाब से भी बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक था। इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश के बीच एक्सायो युअन के अंदर अचानक एक नया शौक जगा, नॉवेल्स पढ़ना, और थोड़ा साफ कहे तो ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ना। क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी किस्मत को नहीं बदल सकता था, तो एक्सायो युअन ने डिसाइड किया कि बचे वक्त में चिंता करने के बजाय वो नॉवेल्स पढ़कर अपना ध्यान भटकाएगा और खुद को रिलैक्स करेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करने में बिता दी थी, तो शायद अब कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का वक्त था। लेकिन किस्मत तो जैसे इस छोटे से शौक को भी मुश्किल बनाने पार तुली हुई थी। ऑनलाइन अवेलेबल हजारों नॉवेल्स में से एक्सायो युअन ने पता नहीं कैसे इस प्लेटफॉर्म की सबसे कंट्रोवर्शियल और दिमाग खराब करने वाली बुक्स में से एक को चुन लिया। वो नॉवल बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और Moodian.com के टॉप वर्क्स में रैंक करती थी। मिलियन लोगों ने यूज पढ़ा था। कई रीडर्स ने उसके शुरुआती चैप्टर्स की बहुत तारीफ की थी। पार यूज पूरा पढ़ने के बाद एक्सायो युअन समझ गया कि उसकी कमेंट सेक्शन किसी जंग के मैदान जैसी क्यों लग रही थी। क्योंकि वो नॉवल सिर्फ बुरी नहीं थी, वो एक डिजास्टर थी, निराशा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। कहानी की शुरुआत एक बहुत हाई सीरियस हिस्टोरिकल वाइब के साथ हुई थी, जिसे देखकर रीडर्स को लगा कि वो युद्ध, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी की एक महान गाथा, एपिक टेल पढ़ने वेल है। पार जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, प्लॉट ने पूरी तरह से अपना रास्ता बादल दिया। ऐसा लग रहा जैसे ऑथर ने अचानक ओरिजिनल कहानी को छोड़ दिया हो और उसकी जगह किसी बिल्कुल अलग जॉनर की खिचड़ी पका दी हो। नॉवल खत्म करते एक्सायो युअन ने तुरंत कमेंट्स सेक्शन खोला। जैसा कि उम्मीद थी, रीडर्स गुस्से से पागल था। रिव्यूज में सिर्फ शिकायतें, गुस्सा और एंडलेस बहस भरी हुई थी। कई रीडर्स को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक इतनी शानदार हिस्टोरिकल स्टोरी
अचानक किसी बिल्कुल हाय अलग चीज में कैसे बादल गई। एक रीडर ने शिकायत की कि ओथर ने एक बेहद बेहतर ऑल्टरनेट हिस्ट्री नॉवल को पता नहीं कैसे एक अजीब सा फैंटेसी रोमांस बना दी। कैरेक्टर्स और स्टोरी एलिमेंट्स का बचाव कर रहे थे तो वही क्रिटिक्स प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ओथर के डिसीजंस पर हमला बोल रहे थे। लोग इस हद से ज्यादा बहस कर रहे थे कि आखिर में तो कई लोग ये भी भूल गए कि उनकी असली बहस किस बात पर शुरू हुई थी। इस सारे हंगमे से गुजरने के दौरान एक्सायो युअन को एक बहुत हाई डिटेल्ड रिव्यू मिला जिसे एक ऐसे रीडर ने लिखा था जिसका अस नॉवल के साथ एक बहुत हाई कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था। रिव्यूअर ने शुरुआत में समझाया कि पहले उन्हें इस बुक से बहुत प्यार था। उन्होंने आईसी एक कीमती खजाने की तरह संभल कर रखा था। पार कहानी को इस तरह बिगड़ते देखकर उन्हें लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। अस नॉवल का नाम था हिस्ट्री ऑफ दी 4 स्टेट्स। नाम से हाँ ये बहुत सीरियस लग रही थी। ये किंगडम्स, युद्ध और देशों की किस्मत पार बनी एक ग्रैंड हिस्टोरिकल एपिक का वादा करती थी। और हैरानी की बात यह थी कि शुरुआत में सच में इसने इस वादे को पूरा भी किया। कहानी सदर्न यान स्टेट के एक प्रिंस के बारे में थी जिसे एक युद्ध के दौरान नॉर्दर्न स्टेट ने बंदी, कैप्चर बना लिया था। एक जमाने में एक इज्जतदार नवाब, नोबल होने के बावजूद दुश्मनों की कैद में मेल लीड ने ऐसी बीजेटन झेली जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा मकसद था। वो दुश्मन के इलाके में रहकर पूरे सब्र के साथ अपने अंदर के गुस्से और दर्द को दबाए एक परफेक्ट मौके का इंतजार करता रहा। आखिरकार वो वहां से भाग निकला। पार जैब पलटकर देखा तो पता चला कि उसकी अपनी मातृभूमि होमलैंड पहले है पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। सदर्न यान स्टेट बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। वहां के लोग दुख झेल रहे थे और उसकी जमीन दुश्मन देशों के बीच बैठ चुकी थी। मे लीड सब कुछ खो चुका। पार हार मानने के बजाय उसने अपने दिमाग और पक्के इरादे के बाल पार अपने पुराने साथियों को एक इकट्ठा किया, अपनी ताकत को फिर से खड़ा किया और एक बेहद पावरफुल आर्मी तैयार कर ली। बदले और आगे बढ़ने की भूख लिए उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। अपनी कमाल की स्ट्रैटेजी के चलते उसने नॉर्दर्न स्टेट को धूल चटाई, उनके इलाकों पार कब्जा किया और अपने आखिरी गोल की तरफ कदम बढ़ा दिए, पूरी दुनिया को एक करना, यूनिफाई करना। रीडर ने कहानी के इस हिस्से की बहुत तारीफ की थी। एक खोया हुआ राजकुमार, एक तबाह हो चुका राज्य, बेजात होने के बाद फिर से उठने वाला एक मर्द, बदले की एक ऐसी गाथा जो हमेशा याद रहे। इस कहानी का हर एक हिस्सा बिल्कुल एक ग्रैंड हिस्टोरिकल एपिक जैसा लग रहा था। लेकिन फिर ओथर ने सब कुछ पलट कर रख दिया। जैसे हाय मेल लीड ने नॉर्दर्न स्टेट को जीता, कहानी ने अपना रास्ता हाय खो दिया। पॉलिटिक्स, युद्ध और एम्पायर बिल्डिंग पर फोकस करने के बजाय वो नॉवल अचानक एक बहुत बड़ी रोमांस फैंटेसी बन गई। वो मेल लीड जिसे पहले एक खड़ूस और एम्बिशियस रूलर के रूप में दिखाया गया था, वो पता नहीं कैसे हर एक खूबसूरत लड़की के लिए एक मैग्नेट बन गया। वेस्टर्न शू किंगडम की एक फीमेल जनरल सामने आई। सदर्न यान स्टेट की एक मशहूर कॉर्टसन, तवाइफ परफॉर्मर सामने आई। ईस्टर्न डब्ल्यू किंगडम की 12 टैलेंटेड परफॉर्मर्स की एंट्री हुई। मे लीड जहां भी जाता उसकी बढ़ती हुई हारेम, लड़कियों के झुंड में एक और नाम जुड़ जाता। रीडर को यह बात हजम हाय नहीं हो रही थी कि जो बंदा जंग लड़ रहा है उसके पास नए नए रोमांटिक रिश्ते बनाने का इतना वक्त आखिर कहां से आ रहा है। यूज तो देशों को जीतना चाहिए था, पार वो लड़कियां कलेक्ट करने में लगा था। रिव्यूअर ने शिकायत की कि कहानी एक सीरियस हिस्टोरिकल नॉवल से बदलकर एक मजाक सा हारेम फैंटेसी बन चुकी है। पार सबसे अजीब चीज तो अभी आना बाकी थी। ओथर ने कहानी में एक चीज इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था सोल रिटर्निंग पिल, एक ऐसी मैजिकल गोली जो मैर ह्यू इंसान को भी जिंदा कर सेक। अस मोमेंट पार रीडर ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी। एक हिस्टोरिकल वॉर स्टोरी अचानक एक फैंटेसी कल्टिवेशन नॉवल कैसे बन सकती है। मे लीड का असली प्यार तो हमेशा से नॉर्दर्न किंगडम की प्रिंसेस थी। यूज उसकी जिंदगी की सबसे खास लड़की माना जाता था, लेकिन वो तो पहले हाय मर चुकी थी। और ऐसी नहीं कि अभी हाल हाय में मारी हो। यूज मेर ह्यू सालों बीत चुके था, उसकी कहानी वहां खत्म हो चुकी थी।
फिर भी ओथ ने अचानक एक ऐसी मैजिकल दवा सामने ला दी जो यूज जिंदा कर सकती थी। रीडर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मेल लीड के इस तरह बदलने के बाद, एक पूरी हारम खादी करने के बाद और एक बिल्कुल अलग इंसान बनने के बाद, अचानक उसके पहले प्यार को वापस लाकर यह दिखाने की क्या जरूरत थी कि वो अभी भी पहले जैसा हाई लॉयल और डिवोटेड मर्द है। ये पूरा प्लॉट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट लग रहा था। अस रिव्यू को पढ़ने के बाद एक्सायो युअन ने कहानी के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचा। गुस्से में भरे रीडर्स के उल्टे उसकी सोच थोड़ी अलग थी। यूज लग रहा था कि मेल लीड के एक्शंस का कुछ हद तक मतलब निकलता है। शायद मेल लीड बाद में इसलिए इतना बादल गया क्योंकि वो कभी सच में नॉर्दर्न किंगडम की प्रिंसेस की याद से बाहर निकल नहीं पाया था। सिर्फ वही एक ऐसी लड़की थी जिसे उसने पूरे दिल से चाहा था। पार उनके बीच जो कुछ भी हुआ था, जिसमें उसकी ट्रैजिक मौत और आखिरी वक्त में भी अस लड़की का यूज एक्सेप्ट ना करना शामिल था, उसने यूज इमोशनली पूरी तरह टॉट दिया था। अगर अस प्रिंसेस ने उसके लिए थोड़ा सा भी प्यार दिखाया होता तो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए डिवोटेड रहता। इसी ख्याल के साथ एक्सायो युअन ने अपना एक कमेंट वहां छोड़ दिया। नॉवल हिस्ट्री ऑफ दी फोर स्टेट्स पर अपना कमेंट छोड़ने के बाद एक्सायो युअन ने ऐसा कुछ भी अजीब होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने तो बस मेल लीड के कैरेक्टर को लेकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। बाकी रीडर्स के अपोजिट, जो प्रोटैगनिस्ट को सिर्फ एक थरकी या वुमेनाइजर कहकर उसकी बुराई कर रहे थे, एक्सायो युअन का मानना था कि उसके इस बदलाव के पीछे एक बहुत गहरा रीजन था। उसकी राय में मेल लीड एक ऐसा इंसान था जो कभी किसी से बेहद गहरा प्यार करने की क्षमता रखता था। वो बाद में इसलिए बादल गया क्योंकि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो चली गई थी। लेकिन अपना कमेंट पोस्ट करने के थोड़ी हाई देर बाद अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका। नॉर्मल दिनों में तो एक्सायो युअन आईएसी इग्नोर कर देता। आखिरकार इंटरनेट पर बहसबाजी तो आम बात है। जब भी कोई किसी पॉपुलर नॉवल पर अपनी राय रखता है तो कोई ना कोई झगड़ा शुरू करने के लिए तैयार बैठा हाय होता है। उसने सोचा कि शायद किसी और रीडर ने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज करने के लिए रिप्लाई किया होगा। पर आज का दिन थोड़ा अलग था। पता नहीं क्यों एक्सायो युअन के अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी जागी और उसने मैसेज खोल कर देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि वो कोई गुस्से में भरा रीडर नहीं था। ना हाय वो कोई बुराई थी और ना हाय कोई बहस थी। वो मैसेज खुद अस नॉवल के ऑथर की तरफ से आया था और अस पूरे मैसेज में सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस लिखा था, सिर्फ तुम हाई यूज समझते हो। एक्सायो युअन कंफ्यूजन में स्क्रीन को घूरते रह गया। यूज समझते हो? ऑथर आखिर किसके बारे में बात कर रहा था? मेल लीड के बारे में? क्या ऑथर का मतलब यह था कि एक्सायो युअन हाई अकेला ऐसा इंसान है जो अस कैरेक्टर की असली फीलिंग्स को समझ पाया? इससे पहले कि वो इस बारे में ज्यादा ध्यान से सोचता, एक्सायो युअन ने अपना फोन साइड में रखा और कमरे के अंदर चला गया। इस पॉइंट पर यूं जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये अजीब सा मैसेज हौशोड़ा डीन वाली घटनाओं, इवेंट्स से जुड़ने वाला है जो अभी होने वाली थी। कमरे के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी अस दुनिया से जिसे वो अभी बाहर छोड़ कर आया था। वो जगह काफी ब्राइट और बड़ी थी, जहां बड़ी बड़ी खिड़कियों पर एलिगेंट कर्टन्स लगे थे जो हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। पार वो शांति भरा माहौल अस मोमेंट पार पूरी तरह गायब हो गया जब एक्सायो युअन ने देखा कि अंदर चल क्या रहा है। व्हीलचेयर पर बैठा एक यंग लड़का एक बिल्ली को उसकी गर्दन से पकड़े हुए था। बिल्ली बचाव के लिए बुरी तरह तड़प रही थी। पार वो लड़का बहुत कामली यूज पानी से भरे एक गोल्डफिश बॉल के अंदर डूबा रहा था। वो बेचारा जानवर डूब रहा था, फिर भी उस लड़के के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल पत्थर जैसा था। एक्सायो युअन के अंदर आने पर उसने ऊपर देखने तक की जहमत नहीं उठाई। ये नजारा देखकर एक्सायो युअन तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। तुम ये क्या कर रहे हो? अस यंग लड़के ने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आवाज बहुत ठंडी और सपाट, एम्प्टी थी। केयरगिवर ने कहा था कि ऐसी मछलियां पसंद है। उसने अस तड़पती हुई बिल्ली को देखा। पार मछलियां तो पानी में रहती है, इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूं। एक्सायो युअन स्पीचलेस रह गया। एक पाल के बाद वो बस धीरे से इतना हाई बोल पाया, अच्छा ऐसा है क्या?
सिचुएशन पहले हाई काफी अजीब हो चुकी थी और एक्सायो युअन को अचानक एक बहुत जरूरी बात याद आई। उसने अपना फैसला कर लिया था। वो जा रहा था। अस यंग लड़के की तरफ देखते ही एक्सायो युअन ने बहुत कामली कहा, वैसे मेन जा रहा हूं। जैसे हाय उसने ये शब्द कहे, अस लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशंस आखिरकार बादल गए। उसका चेहरा हल्के से कांप उठा। उसने तुरंत बिल्ली को छोड़ दिया, जिसे वो पानी से निकलकर वहां से भाग गई। फर्श पर हर तरफ पानी फैल गया था। फिर इस यंग लड़के ने एक्सायो युअन की तरफ देखा। तुम कितने वक्त के लिए जा रहे हो? एक्सायो युअन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अपनी पूरी जिंदगी के लिए। वो लड़का फ्रोजन रह गया। एक छोटे से पाल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी व्हील चेयर को टेबल की तरफ बढ़ाया। बिना किसी वार्निंग के उसने एक कप उठाया और सीधा एक्सायो युअन की तरफ फेंक मारा। वो कांच का कप सीधा एक्सायो युअन के फोरहेड पार लगा। उसके सर में एक बहुत तेज दर्द का धमाका हुआ। कप चकनाचूर हो गया और उसके स्खम से तुरंत खून बहने लगा। एक्सायो युअन ने इंस्टिंक्टिवली अपने आप अपना हाथ फोरहेड पार रखा और उसकी उंगलियों के बीच से खून बहने की वजह से उसकी आंखों के सामने सब कुछ लाल होने लगा। अस यंग लड़के ने यूज घूरते ही पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने मम्मी की कब्र, ग्रेव पार क्या कहा था? इतने दर्द के बावजूद एक्सायो युअन ने खुद को सैमटेड ह्यू जवाब दिया, हाँ मुझे याद है। अस यंग लड़के ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की। तुमने क्या कहा? एक्सायो युअन ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैंने कहा था कि मैं उनकी जगह अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अस यंग लड़के की आंखें और भी ठंडी हो गई। और इसके अलावा क्या कहा था? एक्सायो युअन ने अपना सर झुका लिया और अगर मेन फेल हो गया, उसकी आवाज और कमजोर हो गई, तो मैं मर जाऊंगा। अस लड़के ने बिना किसी इमोशन के उसकी तरफ देखा। तो जाकर मर जाओ। एक्सायो युअन ने समझाने की कोशिश की, मैंने पहले हाय अपनी सारी प्रॉपर्टी, एसेट्स तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। तुम लेकिन अस यंग लड़के ने यूज बीच में कहते ह्यू हाई टोक दिया, जाकर मर जाओ। उसकी आवाज और तेज हो गई, जाओ मर जाओ। एक्सायो युअन ने खामोशी से यूज देखा। सब कुछ करने के बाद, ये कंफर्म करने के बाद भी कि सामने वेल की जिंदगी आराम से बितेगी, यूज आखिरकार समझ आ गया था। अब उसके लिए यहां कुछ नहीं बचा था। उसने धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना। आई एम सॉरी। अस यंग लड़के ने फिर से चिल्लाया, चुप रहो, बस जाकर मर जाओ। एक्सायो युअन ने कोई बहस नहीं की। वो बस पैल था और अस बड़ी सी खिड़की की तरफ चल दिया। हवा में कर्टन्स धीरे धीरे हिल रहे था। उसने खिड़की खोली और फिर उसने अपना कदम आगे बढ़ा दिया। जैब एक्सायो युअन ने फिर से अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बादल चुका था। सबसे पहले यूज एक ऐसा कमरा दिखा जो शानदार चीजों से सजा हुआ था। सेफ गॉस, बारीक कपड़े के कर्टन्स उसके सामने हवा में धीरे धीरे हिल रहे था। हवा में इंसेंस, अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। उसके शेर पर एक बहुत हाई लक्सुरियस क्विल्ट, रजाई थी, जिस पर एक सोने का ड्रैगन एम्ब्रॉयडर था जो देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। एक्सायो युअन धीरे से उठाकर बैठ गया। उसके लंबे काले बाल उसके शोल्डर्स पार किसी झरने की तरह बिखरे ह्यूदा। एक पाल के लिए वो बस ब्लैंक होकर घूरता रहा। फिर उसने अपने बाल का एक तिनका स्ट्रैंड खींचा। दर्द हुआ। ये कोई सपना नहीं था। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या उसका पुनर्जन्म, रीबर्थ हो गया था? क्या वो किसी तरह एक नई जिंदगी में आ चुका था? इसे पहले कि वो समझ पाता कि चल क्या रहा है, एक यंग लड़की ने दरवाजा खोला और अंदर आई। जहां पनाह, योर मैजेस्टी, आप उठ गए। वो लड़की हाथ में एक ट्रे लिए बहुत रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ी। उसने पुराने जमाने के एंशिएंट स्टाइल कपड़े पहने ह्यूदा और उसके बाल एक एलिगेंट ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल में बंधे था। उसने अपना सर झुकाया और कहा, मैं जहां पनाह के कपड़े पहनाने में मदद करती हूं। एक्सायो युअन फ्रोजन रह गया। योर मैजेस्टी, जहां पनाह। मटैल वो अब किसी मॉडर्न दुनिया में नहीं था। पहले तो वो थोड़ा एक्साइटेड हुआ। शायद वो किसी ऐसी फैंटेसी दुनिया में आ गया था जहां वो कल्टिवेशन सीख
पावरफुल बैंड सेक और आसमान की ऊंचाइयों को चैलेंज कर सेक। पार जैब उसने आसपास ध्यान से देखा तो वो जल्दी हाई निराश हो गया। ये देवताओं या इमॉर्टल्स, अमरों की दुनिया नहीं लैग रही थी। यहां कोई मैजिकल पावर्स नहीं थे, कोई लेजेंडरी क्रीचर्स, अजीब जानवर नहीं था। आसमान में उड़ने का कोई तरीका नहीं था। बस एक नॉर्मल पुराना एंशंट माहौल था। एक्सायो युवन ने एक ठंडी सांस भरी। ज़ेर था, ट्रांसमाइग्रेट दूसरी दुनिया में आने के बाद भी वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। क्यूरियोसिटी में उसने मेड से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई मॉन्स्टर्स या इमॉर्टल्स, भगवान देवता है? मेड ने कंफ्यूजन में यूज घूर कर देखा। जहांपना, क्या आप कोई पूजा या कुर्बानी, सैक्रिफाइस रखने का प्लान कर रहे हैं? एक्सायो युवन तुरंत समझ गया, ये पक्का कोई फैंटेसी दुनिया नहीं थी, ये बस हिस्ट्री थी। मेड ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नोटिस किए और जल्दी से यूज कंफर्ट करने की कोशिश की। जहांपना, स्वर्गीय महाराज, लेट एम्परर तो पहले हाई परगमन कर चुके हैं, वेस्टर्न पैराडाइज जा चुके हैं। प्लीज आप अब और दुख मैट कीजिए, वरना इसे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। लेट एम्परर, स्वर्गीय महाराज, वेस्टर्न पैराडाइज। एक्सायो युवन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बादल गए। एक नया नया बना राजा, एक यंग एम्परर। उसकी सिचुएशन अब धीरे धीरे साफ हो रही थी। वो सिर्फ वक्त में पीछे हाई नहीं आया था, वो एक यंग राजा बन चुका था। और आमतौर पर यह कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती। एक यंग राजा के पास या तो कोई असली पावर नहीं होती और उसके रिश्तेदार पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करते हैं, या फिर वो एक घमंडी यंग राजा होता है जो देश को इग्नोर करके बस अपने मेस में दिन बर्बाद करता है। दोनों हाई तरीकों से उसका फ्यूचर बहुत खतरनाक लग रहा था। फिर भी क्योंकि यूज ये मौका मिल हाई गया था, तो एक्सायो युवन ने रियलिटी को एक्सेप्ट करने का फैसला किया। आखिरकार दुनिया के सैकड़ों लॉगऑन में से पता नहीं कैसे यूज चुना गया। यकीनन वो कोई ऐसा फालतू कैरेक्टर तो नहीं होगा जो सिर्फ एक पेज के लिए आए और फिर मार दिया जाए। एक नई क्यूरियोसिटी के साथ उसने मेड की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मेड ने तुरंत रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया। आपकी दासी का नाम होंगस्यू है। जैसे हाई एक्सायो युवन ने वो नाम सुना, वो फ्रोजन रह गया। होंगस्यू, ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है? एक यंग एम्परर, एक लेट एम्परर, एक दासी जिसका नाम होंगस्यू था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ये पूरी सिचुएशन कुछ ज्यादा हाई जानी पहचानी लग रही थी। एक्सायो युवन ने दिमाग पर जोर लगाया कि उसने ये होंगस्यू नाम पहले कहाँ सुना है, और धीरे धीरे उसके दिमाग में सारी बातें साफ होने लगी। एक यंग एम्परर, स्वर्गीय महाराज, दी लेट एम्परर, एक पर्सनल दासी जिसका नाम होंगस्यू है। ये डिटेल्स कुछ ज्यादा हाई मैच कर रही थीं। अपने इस शक को कंफर्म करने का अब सिर्फ एक हाई तरीका था। एक्सायो युवन ने मेड की तरफ देखा और थोड़ा संभल कर पूछा, प्रिंसेस योंगनिंग आजकल क्या कर रही है? होंगस्यू ने तुरंत अपना सर झुकाया और बहुत रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया, जहांपना, इस दासी ने सुना है कि प्रिंसेस आजकल जिदा एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने की प्रैक्टिस कर रही है। जैसे हाय उसने ये जवाब सुना, एक्सायो युवन का चेहरा बिल्कुल उतर गया। ट्रांसमाइग्रेशन को लेकर उसके अंदर जो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट जगा था, वो एक झटके में गायब हो गया। वो धीरे से बेड पर पीठ के बाल गिर गया, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो अपनी सारी उम्मीद खो चुका हो। एक नई जिंदगी जीने का उसका सपना अचानक एक नाइटमेयर, बुरा सपना बन चुका था। होंगस्यू तुरंत पैनिक हो गई। जहांपना, जहांपना, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या मैं इन शाही वैद्य, इंपीरियल फिजिशियन को बुलाऊं? पार एक्सायो युवन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो ब्लैंक होकर बस आगे घूरता रहा। यूज लगा जैसे किस्मत ने खुद उसके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। उसकी सिचुएशन उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा घटिया थी। वो सिर्फ किसी पुराने जमाने की दुनिया में नहीं आया था, और ना हाय वो कोई बड़ा हीरो बना था। वो एक नॉवल के अंदर आ चुका था, और ऐसी वैसी नॉवल नहीं, वो आ चुका था हिस्ट्री ऑफ दी 4 स्टेट्स में। बिल्कुल वही नॉवल जिसे वो अपनी मौत से पहले पढ़ रहा था। वही नॉवल जिसके प्लॉट की उसने बुराई की थी। वही नॉवल जिसके कमेंट सेक्शन में रीडर्स दिन रात ऑथर को गालियां दे रहे थे।
एक्सायो युअन को अब समझ आया कि सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। उसका कोई नॉर्मल पुनर्जन्म नहीं हुआ था। वो एक कहानी के अंदर कैद हो चुका। और किस्मत का खेल देखो, इस कहानी में उसकी आइडेंटिटी सबसे घटिया वाली थी। वो नॉर्दर्न स्टेट का यंग राजा था, वही कैरेक्टर जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। ओरिजिनल नॉवल में ये यंग राजा एक छोटे मोट विलन से ज्यादा कुछ नहीं था। आगे चलकर यूज में लीड यानी सदर्न यान स्टेट का राजकुमार यान हैकिंग बंदी बनाने वाला था। और उसका एंड बदला लेने के लिए यूज बहुत बेहरामी से मार दिया जाने वाला था। अपने फ्यूचर के बारे में सोचते एक्सायो युअन को बिल्कुल बेबास फील होने लगा। इसे पहले तो यूज लगता था कि उसकी पुरानी जिंदगी खराब थी। एक सक्सेसफुल सीईओ होने के बावजूद सच्चा प्यार एक्सपीरियंस करने से पहले वो एक नाइलाज बीमारी से मर गया। पर अब जिंदगी का एक और मौका मिलने के बाद वो एक ऐसा कैरेक्टर बन गया था जिसका मरना पहले से पक्का था। एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद वो मेन कैरेक्टर बनेगा। पर एक्सायो युअन पता नहीं कैसे एक ऐसा फालतू विलन बन गया जिसे आखिर में मरना था। इसे अच्छा तो वो कोई आम सा बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाता। कम से कम एक नामहीन एक्स्ट्रा कैरेक्टर जिंदा तो रह पता। पर ये वो सीधा मेल लीड के बदले के रास्ते में खड़ा था। वही होंग स्यू उसके इस अजीब बिहेवियर को देखकर परेशान हो रही थी। पर एक्सायो युअन धीरे से पैल था और दीवार को घूरते ह्यू लेट गया। उसका रोने का मन कर रहा था, उसका शिकायत करने का मन कर रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। जिंदगी ने पहले यूज एक बार नीचे गिराया था और अब एक और मौका डीन के बाद उसने यूज और जोर से धक्का दे दिया था। अपनी इस घटिया किस्मत को एक्सेप्ट करने के बाद एक्सायो युअन ने आखिरकार इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का फैसला किया। अगर यूज कहानी पहले से पता थी तो शायद वो बचने का कोई रास्ता निकल सकता था। इस नॉवल का सबसे जरूरी इंसान ज़हीर है मे लीड था। यान हैकिंग, सदर्न यान स्टेट का राजकुमार, वो फ्यूचर का कॉन्करर जो आगे चलकर नॉर्दर्न स्टेट को तबाह कर देगा। अगर एक्सायो युअन यूज उंगली ना करे या उससे पंगा ना ले तो शायद वो अपनी किस्मत बादल सकता था। इसलिए उसने होंगस्यू की तरफ देखा और पूछा, यान हैकिंग कहाँ है? होंगस्यू के चेहरे पर तुरंत एक कंफ्यूजन दिखी। जहां पनाह, इस दासी को नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्सायो युअन रुका। यूज कैसे नहीं पता हो सकता? उसने समझाने की कोशिश की। वही मे लीड। ये रियलाइज करते ह्यू कि ये शब्द उसकी समझ से बाहर है, उसने तुरंत खुद को करेक्ट किया। मेरा मतलब है सदर्न यान स्टेट का वो कैप्टिव प्रिंस, बंदी राजकुमार। फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आया। वो राजकुमार जिसे मेयर पिता ने उनका देश जीतने के बाद जिंदा पकड़ा था। होंगस्यू अब भी ब्लैंक होकर यूज घूरती रही। एक्सायो युअन अब थोड़ा जलालने लगा था। कहानी के सबसे जरूरी कैरेक्टर के बारे में समझना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? एक पाल के लिए सोचने के बाद उसने आखिरकार वो डिस्क्रिप्शन यूज किया जो पक्का काम करता। वो राजकुमार जिसे मेन अपनी फॉरबिडन कॉन्क्यूबाइन, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कैद बनाकर रखना चाहता हूं। जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले, होंगस्यू की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिरकार यूज समझ गया। ओह, अब ये दासी समझ गई। एक्सायो युअन फ्रोजन रह गया। यूज अचानक रियलाइज हुआ कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। क्योंकि ओरिजिनल नॉवल में नॉर्दर्न स्टेट का यंग राजा सच में यान हैकिंग के पीछे पागल था। सदर्न यान के प्रिंस को कैप्चर करने के बाद अस यंग राजा ने यूज एक कैदी की तरह ट्रीट नहीं किया था, बल्कि वो यूज अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाकर रखना चाहता था। और यही दीवानापन एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से यान हैकिंग बाद में उससे इतनी नफरत करने लगा था। एक्सायो युअन वहां खामोश बैठा रहा। उसने अपने पूरे पिछले जन्म में अनक्लीशे रोमांस कैरेक्टर्स जैसा बनने से बचने की कोशिश की थी। और अब एक नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद वो बिल्कुल वही इंसान बन चुका था जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करता था। एक बेवकूफ यंग राजा, एक विलन और एक ऐसा इंसान जो जबरदस्ती मेल लीड की जिंदगी में घुस गया था। अस मोमेंट पर एक्सायो युअन को एक खौफनाक सच्चाई समझ आ गई थी। जिंदा रहना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था।
क्योंकि वो सिर्फ मौत से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। यूज किसी तरह अस डैमेज को भी ठीक करना था, जो इस बॉडी के असली मलिक ने पहले हाई कर दिया था। और जिस इंसान का यूज सामना करना था, वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि फ्यूचर का वो सम्राट, एम्परर था, जो आगे चलकर पूरे चारों स्टेट्स पर राज करने वाला था। यान हैकिंग